हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। एज यूजुअल हम हम जो भी विचार करते हैं तो उसके अनुसार कल मैंने आपको ये प्लैनेट के जो कोरूलर्स जिसे कहते हैं, कस्प के जो कोरूलर्स जिसे कहते हैं, ये दशा पद्धति के जो कोरूलर्स जिसे कहते हैं, तो उन सारे कोरूलर्स जो होते हैं वो प्लैनेट नहीं होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि गोल्डन रूल 1 2 3 4 5। आज पहले हम पंचांग वाचन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आज तारीख है 11 मंगलवार, 11 फरवरी 2025। पुष्य नक्षत्र, चंद्र अभी पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। अभी चंद्र कर्क राशि में 11 डिग्री 43 मिनट्स 59 सेकंड के ऊपर है। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लैनेट अपने स्व राशि में गोचर जब करता है तो भी वो अपने राशि का फल नहीं देता, क्योंकि 2 मिनट। कोई भी ग्रह अपने राशि में उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो या मित्र की राशि में हो या शत्रु की राशि में हो, वो मित्र राशि में, उच्च राशि में और अपने स्व राशि में जब कोई प्लैनेट गोचर करता है तो वैदिक वांग्मय, ज्योतिष वांग्मय में जो लिखा हुआ है कि वो बहुत अच्छा फल देता है। कि जैसे चंद्र वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र में, वृषभ राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में वो नीच का होता है। मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है। गुरु
जो कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है, इस तरह से सारे प्लैनेट्स का अगर आपने विचार किया तो इसके बारे में वैदिक ज्योतिष वांग्मय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फलाना मिलेंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो पद्धति, नक्षत्र पद्धति जो है, वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ग्रह अपने स्वराशि में स्वराशि में उच्च राशि में और स्वराशि में उच्च राशि में और मित्र राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन जो शत्रु राशि में, नीच राशि में जब तक वो होता है, उस समय वो बहुत बुरे फल देते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। प्रत्येक जो वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करने वाले, पारंपरिक ज्योतिष जिसे कहते हैं, जिसको अपने सनातन धर्म की धरोहर अथर्ववेद के माध्यम से जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान सभी जगत को फैलाया गया, उसमें ये राशि का जिक्र आपको बहुत कम ही मिलेगा। हमारी जो पद्धति है वो नक्षत्र पद्धति है। साइंस, राशि जो है वो दूसरे, यानी कि पाश्चिमात्य देशों का भारत के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, उस दौरान कुछ बाहर के देश के जो अभ्यासक स्कॉलर्स भारत में आकर ज्योतिष का, सारे हमारे भारतीय संस्कृति का जब अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय उनकी जो सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, जिसे डायरेक्शनल एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ दशा पद्धति नहीं है, उनके यहाँ दशा पद्धति नहीं है, और वो रवि को, सन को अपना प्रमाण मानते हैं। अब आपको पता है कि रवि एक राशि में एक महीना गोचर करता है, तो इसके अनुसार वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अगर किसी का जन्म 21 मार्च से 21 अप्रैल तक होता है, तो उसकी मेष राशि कंसिडर की जाती है। जिसका जन्म 21 मई 21 अप्रैल से 21 मई तक हुआ है, उसकी वृषभ राशि मानी जाती है। इस तरह से जो 21 फरवरी से 20 मार्च तक
जिसका जन्म हुआ है वो उसकी राशि मीन मानी जाती है। लेकिन अगर हम वैदिक ज्योतिष पद्धति का विचार करेंगे तो हम नक्षत्र पद्धति का अनुसरण करते हैं और रवि का भ्रमण ये हमारा प्रमाण होते हुए भी हम चंद्र को यानी कि मन को ज्यादा महत्व देते हैं। रवि एक महीने में एक राशि बदलता है, चंद्र एक दिन में एक नक्षत्र बदलता है। और इसी का विचार करते हुए श्री पराशर जी ने बृहत होरा शास्त्र का जो निर्माण किया उनमें जो दशा पद्धति का विचार किया गया उसमें चंद्र जब अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो केतु अश्विनी नक्षत्र का एरिया जोनल एरिया लॉर्ड जो है वो केतु बन जाएगा। और कोई भी प्लैनेट मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक या सिंह राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा नक्षत्र में या धनु राशि में मूला नक्षत्र में जब भी कोई प्लैनेट गोचर करेगा तो उस समय जो प्लैनेट ट्रांजिटिंग जो है, अब इसका हम यहाँ चंद्र का विचार करते हैं तो ट्रांजिटिंग प्लैनेट जो है वो चंद्र है। तो चंद्र का नक्षत्र स्वामी जो है वो केतु है। तो इसलिए चंद्र की राशि अंश कला जन्म समय के अनुसार जो होती है उसके अनुसार केतु की दशा जो 7 साल की पराशर जी ने बताई है उसी का विचार करते हुए हम ऐसा मानते हैं कि अगर आज 11 फरवरी 2025 को 9:15 और 41 को अगर चंद्र केतु के नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र में या मघा नक्षत्र में या मूला नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तो इस समय चंद्र 7 साल की दशा है। और इस तरह से हम क्या करते हैं 11 फरवरी 2025 अभी की चंद्र की 0 डिग्री की तारीख है 9:15 और 41 की। तो इसमें सिर्फ 7 साल ऐड करते हैं, इसमें 7 साल ऐड करते हैं। तो यानी कि 10 फरवरी 2032 10 फरवरी 2032 को 7 साल पूर्ण होते हैं। तो इन 7 साल में क्या क्या घटना घटित होगी इसका विचार दशा विश्वोत्तरी दशा पद्धति का विचार करते हैं। उस समय पराशर जी ने बताया। लेकिन उसी समय एक बात सामने आती है और ये वो है कि आज कल मैंने क्लास में ये आपको बताया था कि कल 10 फरवरी 2025 को शाम के 5:50 को चंद्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। और जब हमारा क्लास 7:30 बजे चालू हो गया तो उस समय चंद्र शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करता है, इसलिए शनि की दशा चालू थी। आज 11 तारीख है, 11 फरवरी 2025। आज शाम को 18:23 और 52 को यानी कि रात की शाम के 6:23 को चंद्र कर्क राशि में 26 डिग्री 40 मिनट के ऊपर 16 डिग्री 40 मिनट के ऊपर जाएगा और 16 डिग्री 40 मिनट के ऊपर अश्लेषा नक्षत्र चालू होता है। इसलिए
चंद्र का नक्षत्र स्वामी बुध रहेगा और दशा स्वामी बुध रहेगा, और बुध की दशा जो है वो 17 साल की होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चंद्र आज कल 5:50 से आज 6:23 तक अब ये जो पीरियड जो है ये 33 मिनट 25 घंटे 33 मिनट्स का जो पीरियड जो है 25 घंटे 33 मिनट्स का जो समय है, ये समय यानी कि शनि की दशा 19 साल की, शनि की दशा 19 साल की। मैंने आपको कल के क्लास में बताया कि शनि की दशा में शनि की अंतरदशा जो होती है वो 3 साल 3 दिन की होती है, लेकिन ये जो चंद्र पुष्य नक्षत्र में 7:50 को प्रवेश किया और 9:50 लिखिए, 9:50 को जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में शनि की दशा में शनि की अंतरदशा समाप्त करके वो मर्क्यूरी की अंतरदशा में चला गया, यानी कि जहां हमको विषुवत्तरी दशा पद्धति का विचार करते हुए 3 साल 3 दिन की जो दशा में अंतरदशा का विचार करते हैं, वहां चंद्र रियल टाइम में 3 साढ़े 3 4 घंटे में शनि की दशा में शनि की अंतरदशा का जो पीरियड 4 घंटा हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, उसमें वो 3 साल 3 दिन का जो फल आपने जो ग्रंथों में लिखा है, वही फल आपको 4 महीने 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे का जो पीरियड होता है उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो अब ये प्रमाण आ गया कि एक दिन में चंद्र एक नक्षत्र गोचर करता है, और इस तरह से एक राशि में 3 नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, इसलिए 2.25 दिन में चंद्र एक राशि पूर्ण करता है। अब इसी का अगर हम विचार करते हैं तो एक साल में सूर्य 12 राशि भ्रमण करता है, तो एक महीने में 30 दिन का जो महीना होता है, हिंदू मास जिसे कहते हैं, 16 लुनार मास जिसे कहते हैं, चांद्र महीना, तो उसमें चंद्र 27 से 30 दिन तक एक पूरा राशि चक्र पूर्ण करता है, और इसी तरह से एक साल में वो चंद्र 12 बार 12 टाइम्स पूरे राशि चक्र का भ्रमण करता है। ये प्रमाण मानते हुए हमने ये सिद्धांत आपको बताया कि ये जो समय मिलता है कि अगर आज का विचार करेंगे तो आज शाम का जो क्लास है वो 6:30 को अगर हमने चालू किया, समझ लीजिए, तो 6:30 को जब क्लास चालू होगा तो उस समय चंद्र अश्लेषा नक्षत्र में पहुंचेगा, और उस समय शनि की 19 साल की दशा समाप्त होकर बुध की 17 साल की दशा चालू हो जाएगी। कल के बारे में मैंने आपको बताया, आज का दिन जो है वो चंद्र पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में, चंद्र अपने राशि में शनि के पुष्य नक्षत्र में है, और रवि और चंद्र इसका जो
अंतर है, ये अंतर रवि और चंद्र में जो अंतर है वो, जिसे हम तिथि का विचार करते हैं, तो ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आज तिथि है। कोरोना जब 2020 में आया था तो कोरोना ने सभी को मनुष्य जाति की औकात, मनुष्य जाति की मर्यादा का परिचय कर दिया। लोगों के कारोबार उद्ध्वस्त हो गए, नौकरी धंधा पूरी तरह से बंद हो गए। इसके कारण जो अदरवाइज अगर ये कोरोना नहीं आता तो जो करोड़ों में खेलते थे, उन्होंने करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के जो घर गाड़ी बंगला लिए थे, उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता था। लेकिन कोरोना आ गया, नौकरी चली गई, सैलरी में कटौती होने लगी, तो इसके कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस कारण जो कर्जा सर के ऊपर बढ़ने लगा, इसी के कारण आज का दिन जो है वो मंगलवार, चतुर्दशी तिथि और शनि का पुष्य नक्षत्र, ये तीन कॉम्बिनेशन का आज का दिन आपके कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहता है। इसके लिए क्या करना है, आप अपने पूजाघर में कुछ पैसे यानी कि करेंसी नोट्स, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो या 2000 रुपए हो। अभी तो 2000 आपके पास रखना नहीं है, वो कब 8 नवंबर 2016 की जैसे परिस्थिति आ जाएगी ये किसी को पता नहीं चलेगा। 100, 500, 50, 10, 20, 50, 100 और 500 के आपका जो व्यवहार होता है उसके माध्यम से उस क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसे आप अपने पूजा घर में रखिए, प्रार्थना करिए हमारे ऊपर, हमारे बाल बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे व्यवसाय धंधे के ऊपर, गाड़ी बंगले के ऊपर, सोने चांदी के गहनों के ऊपर, जमीन जुमले के ऊपर जो हमारा कर्जा बढ़ गया है, वो कर्जा अदा करने के लिए सभी देव देवताओं की कृपा के माध्यम से हमारा कर्जा पूरी तरह से निकल जाए और जितना कर्जा है उसके लाखों गुना हमें आर्थिक प्राप्ति हो। हमारे बच्चों की शिक्षा, आरोग्य, व्यवसाय धंधा और विवाह, वैवाहिक सौख्य, कौटुंबिक सौख्य, संतति सौख्य, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवसायिक प्रगति में जो भी रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हो जाए। उसके बाद अगर दोपहर 1 बजे के बाद उसमें से कुछ पैसे लीजिए। आज बैंक चालू है, अपने बैंक में अपना जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होगा कि जिस अकाउंट से आपका जो कर्जा लिया है उसका ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम ईसीएस के माध्यम से एक विशिष्ट दिन को, विशिष्ट तारीख को रात को 12 बजे अपने आप ही कट जाता है। और अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि शिल्लक नहीं है तो 1 महीने के लिए कम से कम 2000 रुपये ये आपके ऊपर जुर्माना लग जाता है। और इसी के अनुसार, इसी के कारण आपका जो सिविल कोर्ट जो है, सिविल स्कोर जो है वो घट जाता है, यानी कि आपकी कर्ज मांगने की जो मर्यादा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। बाकी के कुछ पैसे आप अपने पूजा घर में रखिए या आपका जो जहां आप पैसे रखते हैं उस उधर रखिए। आपके जो पर्सनल डेप्ट
जो पर्सनल क्रेडिटर्स होंगे, डेटर्स होंगे, उसको जो पैसे देने हैं, उस प्रत्येक व्यक्ति को इस आज के मुहूर्त के ऊपर रखी एक नोट उसमें दीजिए। यानी कि अगर समझ लीजिए कि आप मुझे 50 रुपए देने वाले, तो इस मुहूर्त के अनुसार जो आपके 10 रुपए की एक नोट आपने रखी है, तो ये 10 रुपए और आपके अलग से 40 रुपए मिलाकर अगर आपने 50 रुपए मुझे दिए, तो जब तक अगले कुछ महीनों में आपका जो ईएमआई जो है वो भरने की जो तारीख है, उससे पहले पैसों का इंतजाम कुछ ना कुछ होता जाएगा। ये बहुत परिणाम कारक विधि है, ये टोटका नहीं है, ध्यान में लीजिए। हम जो बोलते हैं वो विधि है। विधि के विधान जिसने बनाया उसने ही ये विधि बनाया है। इसके कारण अगर आपने इसी तरह से इसका विचार किया, अनुसरण किया, तो आपका पूरा कर्ज पूरी तरह से निकलता चला जाएगा। आपको जब भी जरूरत होगी उस समय आपको कुछ पैसे मिलने की शक्यता इससे बढ़ जाती है। ओके। दूसरी बात जो मैंने कल आपको बताई थी, अभी आप जो मैंने रिवाइज किया कि चंद्र अपने कर्क राशि में गोचर करता है तो चंद्र के अच्छे फल मिलेंगे। शनि अपने स्वराशि में गोचर करता है तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। मंगल शुक्र अभी मीन राशि में प्रवेश करता है, तो एक 2-3 महीने के बाद, 2 महीने के या 3 महीने के बाद जब शुक्र अपने वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। मर्क्यूरी जो अभी कैप्रिकॉर्न मकर राशि में है, जब वो मिथुन राशि में या कन्या राशि में जब प्रवेश करेगा तो वो बहुत अच्छा फल देगा। इस तरह से जो आपको बताया जाता है कि अभी ये शनि की दशा है, गुरु की अंतर्दशा है। शनि और गुरु, राहु की अंतर्दशा है, राहु की विदशा है। इस तरह से ये समय आपके लिए बर्बादी का कारण बनता है, ऐसा जो भी बताया जाता है उसमें आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पीरियड, जैसा मैंने बताया कि शनि की दशा में शनि की अंतर्दशा 3 साल 3 दिन की होती है, तो आपको शनि 3 साल 3 दिन में दिन के फल देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर चंद्र 20 घंटे से 27 घंटे तक एक नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसमें उस नक्षत्र में रहता है, उसमें एक दिन में आपकी जो जो मैंने आपको बताया कि 9 दिन, हमारा जो नवरात्र जो होता है वो 9 दिन का नवरात्र होता है। इसका मतलब ध्यान में लीजिए, चंद्र जब 9 दिन में 9 नक्षत्र क्रॉस करता है तो ये विषुवत्तरी दशा जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जब दूसरे नवरात्र आती है तो उसमें वो दूसरे 120 ईयर्स की दशा समाप्त हो जाती है, और तीसरी जब नवरात्र आती है तो वो 360 डिग्री का पूरा 30 महीने में 3 नवरात्र में चंद्र पूरा राशि चक्र भ्रमण करता है। और एक नवरात्र में एक नवरात्र में चंद्र का भ्रमण जो अश्विनी नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यानी कि 9 दिन में चंद्र 120 ईयर्स की दशा समाप्त करता है। अश्विनी 7 साल, भरणी 20 साल, कृतिका 6 साल, रोहिणी 10 साल, मृगा 7 साल, आर्द्रा 18 साल, पुनर्वसु 17 साल, शनि 19 साल और मर्क्यूरी 17 साल। ये इसका अगर काउंट किया तो अश्विनी से अश्लेषा तक 120 ईयर्स की दशा समाप्त होती है। अगर आज का विचार करें, अभी शनि की दशा चालू है, शनि की दशा चालू है, तो शनि एक पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शनि की दशा चालू है। शनि का पहला दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शनि की दशा जो है, वो शनि की दशा अगर आज 18-23-52 को समाप्त होती है, तो शनि की दशा में अंतिम अंतरदशा जो आती है वो आती है गुरु की। शनि की दशा समाप्त होने के बाद पहला ये धरिए, शनि की दशा शनि, बुध, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु और गुरु, मंगल, राहु और गुरु। यहां जो हम कहते हैं कि शनि की दशा 19 साल की होती है, लेकिन शनि की दशा जब चंद्र गोचर करता है तो शनि की दशा, शनि के नक्षत्र से जो 9 नक्षत्र नवरात्र जो होते हैं, 9 तारे जो होते हैं, उसमें वो 120 डिग्रीज की पूरी दशा वो क्या कर देता है, निकाल देता है, पूरी कर देता है। तो इसलिए विषोत्तरी दशा पद्धति के अनुसार जो हमारे पास समय है, शुक्र की दशा इज इक्वल टू 20 साल और शनि की दशा इज इक्वल टू 19 साल। इसका विचार इस तरह से कभी भी नहीं करना है, इस तरह से कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे अशास्त्रीय तरीके से अगर आप पीरियड कैलकुलेशन करके आपके पास आने वाले जो जातक है उनको ये राहु की दशा चालू है तो आपको है ना, ये बाहरी बाधा हो जाएगी। केतु की दशा चालू है तो आपके पास जो भी है वो निकल जाएगा। शुक्र की दशा चालू है, आपको बहुत पैसा मिलेगा। चंद्र की दशा चालू है और चंद्र अष्टमेश है तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगी। ऐसा जो आप सभी को जो भविष्य कथन करते हैं वो पूरी तरह से वो क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से गलत साबित हो गया है और होता है। इसलिए ओरिजिनल पराशर जी ने जो बताया था उसका कलियुग अनुसरण करने की पद्धति ही एटीएम एस्ट्रोलॉजी है। एनी टाइम मनी, आपको जब चाहिए वो आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना है, तो एटीएम का यूज करना है। एटीएम क्या है? द ऑस्पिशियस टाइमिंग ऑफ इवेंट, द ऑस्पिशियस टाइम मैनेजमेंट एस्ट्रोलॉजी। शुभ समय जब है उस समय काम करो, शुभ समय चला गया अपने आप को कुछ हद तक रोक लो, कुछ हद तक रोक लो। आपने शेयर मार्केट में देखा होगा, कई बार मार्केट बहुत बढ़ जाता है और कई बार इतना गिर जाता है कि ऑप्शन, फॉर्च्यून, फ्यूचर ऑप्शन के जिसमें किया है
बहुत सारे लोग अपनी पूरी की पूरी पूंजी पूरी तरह से गंवा कर बैठे हुए हैं। इसका जब विचार करते हैं तो अगर जो समय आपके लिए शुभ है उसी समय आप शेयर्स खरीदी करिए, और जब आपका समय बहुत अच्छा है तो उसी समय वो बेच दे, या फिर बुरा समय आने का जो चालू होने वाला है उससे पहले उसको बेच दीजिए, और उस समय आपका जो भी हो होल्डिंग पे रखिए। क्योंकि अगर ये तरीका आपने अपनाया तो ही आपको शेयर मार्केट के माध्यम से एनकैशमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ईसीओ, एनकैशमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, EOO, इसके अनुसार आपको पैसा मिलता चला जाएगा। इसके अनुसार आपको पैसा मिलता चला जाएगा। तो कल का जो हमने सेशन लिया था उसमें से सर सर जी। हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। नहीं, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। हेलो, क्या? इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने आपको एक गोल्डन रूल नंबर A and B ABC दिए थे। ओके, पहला गोल्डन रूल क्या है? पहला गोल्डन रूल ये है, जब भी जब भी कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो वह ग्रह अपना स्वयं का फल देता है। दूसरा रूल उसमें एक ए का सब रूल, कोई भी ग्रह अपने उपनक्षत्र सब में अंतरदशा में गोचर करता है अपने ही, ये यहां हम ही डालते हैं। जब कोई भी ग्रह अपने ही उपनक्षत्र सब या अंतरदशा में जब प्रवेश गोचर करता है तो वह ग्रह अपने स्वयं का फल देता है। ये फिर यहां रिपीट करते हैं, जब कोई भी ग्रह अपने उप उप सब या विदशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरा में गोचर करता है तो वह अपना स्वयं का फल देता है। अब 4 नंबर रूल, जब भी कोई भी ग्रह अपने ही सूक्ष्म दशा में सूक्ष्म दशा में सब में उप 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 नक्षत्र स्वामी, उप 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 नक्षत्र में जब भी गोचर करता है तो वो अपना स्वयं का फल देता है। अब यही रिपीट हो जाएगा, जब भी कोई भी ग्रह अपने ही प्राण दशा में सब में उप 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 नक्षत्र में जब गोचर करता है वो अपना स्वयं का फल देता है। अब स्वयं का फल
स्वयं का फल, इसका अर्थ क्या है? एक ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव का फल, उस भाव का फल वह ग्रह देता है। दूसरी बात, ग्रह जिस भाव का सूक्ष्म लॉर्ड है उस भाव का भी फल देता है। ये हम इंग्लिश में करते हैं पहले। प्लैनेट posited in which cusp planet in own star sub sukshma prana will give the results of the cusp of which that planet is the cuspal star sub sukshma prana lord। ये दो इसका पूरा अनुवाद ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव का फल देता है, ग्रह जिस भाव का सूक्ष्म लॉर्ड है उस भाव का भी फल देता है। लेकिन हम शुरू से देखना है, जिस भाव का सब लॉर्ड सब लॉर्ड सूक्ष्म लॉर्ड है उस भाव का भी फल देता है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रह जिस भाव का राशि अधिपति है उस भाव का फल नहीं देता है। ग्रह जिस भाव का कस्पल भावारंभ का नक्षत्र स्वामी है उस भाव का भी फल नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि एक नक्षत्र दशा में 9 अंतरदशा, एक अंतरदशा में 9 विदशा प्रत्यंतर दशा, एक विदशा प्रत्यंतर दशा में 9 सूक्ष्म दशा और एक सूक्ष्म दशा में 9 प्राण दशा होती है। जब दशा स्वामी की अंतरदशा समाप्त होती है, दूसरी तरह से अंतरदशा स्वामी की विदशा समाप्त होती है, विदशा स्वामी की सूक्ष्म दशा समाप्त होती है, सूक्ष्म दशा स्वामी की प्राण दशा समाप्त होती है, तब दशा अंतरदशा विदशा सूक्ष्म दशा स्वामी आपको कुछ भी फल नहीं देते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये दो ये दो सिंपल रूल मैंने मराठी में हिंदी में बताए थे, उसका जो सारा का सारा जो अर्थ जो है यहाँ आपको ये दिखाई देगा। अब एक्सेप्शन, ग्रह जिस भाव का राष्ट्राधिपति है उस भाव का फल नहीं देता। प्लैनेट विल नॉट गिव हिज द रिजल्ट ऑफ हिज ओन साइन। उसके बाद
planet will not give the result of his own of the cusp of the cusp of which it is the cuspal star lord. बसले recording चाले. As every star nakshatra consists of 9 bhukti antara sublots. 1 bhukti antara sublots consists of 9 pratyantar dasha antara vidasha. One bhukti antardasha sublord consists of no pratyantar dasha, antara or vidasha. One pratyantar dasha consists of 9 sukshma dashas, and 1 sukshma dasha consists of 9 pran dashas. ओके, अब दूसरा जो आ गया, ये आ गया यहां. When bhukti of dasha swami, dasha lord ends, antara of bhukti lord ends, sukshma of antara lord ends, prana of sukshma lord ends, then no dasha lord, bhukti lord, antara lord, sukshma lord will give the results, but only prana lord will give the results. But only the prana lord will give the result. ये गोल्डन रूल है. क्या बताया पहले आपको? पहले बताया कि every planet transits in one star gives his own results. जब भी कोई भी ग्रह जब भी कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में, तो वो अपना स्वयं का फल देता है. अभी इस कुंडली में कोई भी ग्रह अपने स्व नक्षत्र में नहीं है, स्व नक्षत्र में नहीं है. ओके, तो अब देखिए यहां हम
जब कोई भी ग्रह अपने स्टार सब सब सूक्ष्म प्राणा में नहीं होता, जब कोई भी प्लैनेट अपने स्टार, अपने सब अपने सूक्ष्म और अपने प्राणा में नहीं होता, तब वो प्लैनेट जो है उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड का फल देता है। हमको सिर्फ देखना है सूक्ष्म लॉर्ड, हमको सिर्फ देखना है सूक्ष्म लॉर्ड। यहां देखिए, रवि किसी भी कस्प का सूक्ष्म लॉर्ड नहीं है, तो रवि जिस भाव में है उस भाव का फल देगा। चंद्र 2, 5, 10, 12 का सूक्ष्म लॉर्ड है, वो सिर्फ 2, 5, 10, 12 का फल देगा। वो चंद्र कस्पल स्टार लॉर्ड का फल नहीं देगा, कस्पल सब लॉर्ड जिस भाव का है उसका फल नहीं देगा, कस्पल सब लॉर्ड का फल नहीं देगा। ओके, अब वीनस को देखिए। वीनस जो लोग लिमिटेड टू सब लॉर्ड मानते हैं, तो वीनस उनके लिए छठे भाव का सब लॉर्ड बन गया। वो बताएगा कि शादी नहीं होगी, शादी में रुकावट हो जाएगी। सब वाले क्या करेंगे, शनि आएगा, शनि बताएगा 5, 7 लव मैरिज होगा, 5 और 7 यानी कि लव मैरिज होगा। और वीनस जो हमारे सूक्ष्म लॉर्ड्स एटीएम एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, वो कहेंगे कि सूक्ष्म 7वें भाव का और 11वें भाव का सूक्ष्म लॉर्ड वीनस है, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा शादी के लिए। बराबर है। तो अब देखिए, दशम भाव का विचार करते हैं। तो दशम भाव का राहु, पंचम और दशम भाव का सब लॉर्ड राहु है। अगर हम यहां क्लिक कर दिया तो आप कहेंगे कि राहु ये दशम भाव और पंचम भाव का सब लॉर्ड है। इसके लिए वो क्या करेगा, पंचम भाव स्पेकुलेशन, दशम भाव कर्म स्थान। आप शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम करिए, आपको स्पेकुलेशन में पैसा मिलेगा। पंचम स्थान यानी कि विद्या क्लासेस, इसमें आपको पैसा मिलेगा। ऐसा कहने के बाद वो व्यक्ति चला जाता है, वो व्यक्ति चला जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि राहु जो है 8 और 12वें भाव का सुख सब लॉर्ड है। अब यहाँ देखिए, मर्क्यूरी 1, 2, 7, 12 का सब लॉर्ड बनता था। तो 1, 2, 7, 12 का मतलब क्या होता है, आप अपना कारोबार, स्वयं का कारोबार करते हैं। 7 यानी कि इंडिपेंडेंट नौकरी, इंडिपेंडेंट व्यवसाय। 7, 12 का संबंध जो होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल यानी कि परकीय चरण, प्रदेश के साथ आपका कोई संबंध हो सकता है। अगर देखिए कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ चालू है, और मर्क्यूरी बन गया 1, 7, 1, 2, 7, 12, 2 और 7 आपको मारक बाधक स्थान होते हैं। और 1, 12 भी, 1 का 12, 2, 7, तो ये कैसे कहेंगे कि ये इस बच्चे का, इस व्यक्ति का मृत्यु है, जो आयुर्दाय जो है वो बहुत कम रहेगा। या फिर एवरी टाइम दैट पर्टिकुलर पर्सन विल हैव टू मेक लॉसेस, वो हमेशा के लिए क्या रहेगा, दवा खाने में यानी हॉस्पिटल में रहता रहेगा। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो मर्क्यूरी तो 10 का सब लॉर्ड बन गया। तो मर्क्यूरी आपको बहुत अच्छा फल देगा दशम भाव का, आपके कार्य के लिए, आपकी नौकरी
जो करते हैं, कार्य करते हैं, वो बहुत ही अच्छे होंगे, मान सम्मान मिलता होगा। अब लेकिन यहाँ अगर जब देखते हैं तो मर्क्यूरी किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, सूक्ष्म लॉर्ड नहीं है, तो दशम भाव का फल आपको मर्क्यूरी नहीं देगा, तो ये देगा चंद्र। जो पहले 4 9 दर्शाता था, सब लॉर्ड लेवल पे 4 9 दर्शाता था, उसके बाद छठा राखा दिक्कत दर्शाता था, और अंतिमतः 2 5 10 12 बताते हैं। तो इसलिए जो फाइनल ये जो होता है, ये 12 राशि, ये 27 नक्षत्र, ये 243 अंतरदशा, सब लॉर्ड का मतलब होता है 2187, सूक्ष्म लॉर्ड का संबंध होता है 19,683, और प्राणा लॉर्ड का संबंध होता है 1,77,147। इसलिए वी हैव टू टेक ओनली द कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड, कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड। तो इस तरह से आपको अभी जो मैंने ये गोल्डन रूल नंबर ये आपको पूरी तरह से समझा दिया। गोल्डन रूल के एक्सेप्शंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैंने आपको बताई कि दशा लॉर्ड की भुक्ति समाप्त हो गई, भुक्ति लॉर्ड की अंतरा समाप्त हो गई, अंतरा लॉर्ड की सूक्ष्म समाप्त हो गई, और सूक्ष्म लॉर्ड की प्राणा समाप्त हो गई। तो दशा लॉर्ड भी फल नहीं देता, सब लॉर्ड भी फल नहीं देता, भुक्ति लॉर्ड अंतरा लॉर्ड भी फल नहीं देता, सूक्ष्म लॉर्ड भी फल नहीं देता। तो ओनली द प्राणा लॉर्ड जो होता है वही फल देता है, बट ओनली द प्राणा लॉर्ड विल गिव द रिजल्ट। अब गोल्डन रूल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2, यहां इसको हम कहते हैं अनटेनेंटेड एंड अनऑक्यूपाइड, अनटेनेंटेड एंड अनऑक्यूपाइड। अनटेनेंटेड एंड अनऑक्यूपाइड, इसका विचार हम बाद में करेंगे, आज शाम को करेंगे। कल सुबह का क्लास होगा, शाम का क्लास नहीं होगा। कल से शाम का क्लास नहीं होगा, सुबह का क्लास होगा। आज का जो कर्ज अदायगी का, कर्ज मुक्ति का दिन है, इसका अनुसरण, पूजा विधि जो मैंने बताया उसके अनुसार करिए। आपके सारे परेशानियां दूर होके आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। आपके बाल बच्चों के शिक्षा, आरोग्य, व्यवसाय धंधे के लिए जो भी रुकावटें आती है वो रुकावटें दूर होती जाएगी। सब कुछ अच्छा चलेगा अगर आपने आज के दिन कुछ पैसे कर्जा अदायगी के लिए अपने किए। आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी जो होती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ये हनुमान जयंती मानते हैं। तो आज किसी भी भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर मोतीचूर के लड्डू अर्पण करिए, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक चोला, लाल चोला जो होता है वो चढ़ाइए, और कुछ बूंदी लड्डू जो है वो अर्पण करिए, प्रार्थना करिए, आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अभी 1 घंटा पूरा हो गया, हम आज शाम को फिर मिलते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु, शुभम भवतु।